बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान और आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। इस वक्त वीडियो लिंक पर मेरे साथ इंडिया से मौजूद हैं अशोक वानखेड़े साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं इंडिया से। और मैं अक्सर ये बात करता हूं, बल्कि अभी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग से पहले भी मैं अशोक साहब को कह रहा था कि इंडिया में बहुत चंद ऐसे एनालिस्ट्स हैं जो टीवी पर बैठकर सेंसिबली इंडिपेंडेंट एनालिसिस देते हैं, एंड अशोक साहब इज वन ऑफ देम। तो अशोक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? धन्यवाद हैदर साहब, आपने मुझे मेरे रेटिंग में कम से कम मुझे एक इंडिपेंडेंट कहा। मैं प्रयास हमेशा करता हूं कि आई ट्राई माय बेस्ट कि जो अशोक साहब, चीजें है वो मेरी वास्तव मेरी मेरी तरफ जो से आपको 5 स्टार रेटिंग है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत बढ़िया है। आप कैसे हैं हैदर साहब वहां पे? बस बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक है जी। बाकी डिस्कस करते हैं जी। अशोक साहब, आपको भी पता है, व्यूअर्स को भी पता है कि अभी चंद रोज कबल आजाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात हुए। पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पर सिंपल मेजोरिटी के साथ वहां पर जीती है। 45 सीट्स पर इलेक्शन हुआ और 44 सीट्स के रिजल्ट्स जो है वो अनाउंस हुए। एक सीट जो है उस पर 4 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग होगी, उसके बाद उस सीट के नतीजे सामने आएंगे। तो जो 44 सीट्स के नतीजे हैं, मैं वो भी अशोक साहब आपके साथ भी शेयर कर दूं। 25 सीट्स हैं जो पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसने जीती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 11 सीटों पर कामयाब हुई है, पीएमएलएन 6 सीटों पर कामयाब हुई है, और एक सीट जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी और एक सीट मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने जीती है, जो साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद साहब हैं। वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सीट उन्होंने जीती है। ये टोटल 44 सीट्स हैं जिनका रिजल्ट सामने है। तो अशोक साहब, सबसे पहले तो इंडिया में बैठ के जाहिर सी बात है कि इंडिया पाकिस्तान के जो कश्मीर के इश्यूज हैं जो उनको बड़ा कीनली देखते हैं, और आप चूंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, आप टेलीविजन पर भी बैठते हैं, इसलिए आप भी बड़ी गहरी नजर रखते हैं। थोड़ा सा बताइएगा, आप इंडिया में बैठ के एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान के इलेक्शन? पाकिस्तान जो हमारा कश्मीर है, आजाद कश्मीर है, उसके इलेक्शन को कैसे देख रहे देखिए हैदर साहब, जमहूरियत को मैं हमेशा व्यक्तिगत रूप से सबसे ऊपर रखता हूँ। डेमोक्रेसी होनी चाहिए। जहां जहां जमहूरियत है, जब वहां पे इलेक्शंस भी होंगे, लोगों की जो प्रशासन है, मतलब जिसको हम रूलिंग कहते हैं, रूलिंग में लोगों का पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में इलेक्शन के थ्रू ही हो सकता है। आपके यहाँ इलेक्शंस हो गए हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, जिसे हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, आप आजाद कश्मीर कहते हो, शब्दों का फर्क है। लेकिन वहाँ एक इलेक्शंस हुए, इलेक्शन के रिजल्ट्स आ गए और थोड़ी बहुत हिंसा हुई, जो हर जगह आजकल, मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं भारत में हूँ तो मेरे यहाँ हिंसा बिल्कुल ही नहीं होती है, होती है। और आपने टर्नआउट बताया था, वो टर्नआउट मुझे अच्छा लगा कि हैं? काफी लोग 58%, उस 58%। 58% इज अ गुड टर्नआउट। यदि पहले हम पहले की तुलना में देखें तो बाय एंड लार्ज अभी परसेंटेज ऑफ टर्नआउट इवन भारत में भी दिन ब दिन हर इलेक्शन में बढ़ता जा रहा है, और 86, 87, 89% तक की टर्नआउट भी हमारे देश में कई राज्यों में देखे गए। तो टर्नआउट इज गुड। मैं इलेक्शन को मानता हूं कि इससे कुछ करे, लेकिन जब तक कश्मीर की जो लोग हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और आपके लिए आजाद कश्मीर, मैं आपकी भी बात करता हूं क्योंकि हम लोग एनालिस्ट हैं। हम यहाँ दोनों देशों के सोल्जर नहीं जो सामने गन लेके एक दूसरे से बोले। तो आपका आजाद कश्मीर और मेरा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, वहां के लोगों को कहीं एक मताधिकार मिला, गवर्नेंस में उनको बात करने की ये मिली। वो भले ही अभी आपके अंडर ऑक्युपाइड है, वो हम क्लेम कर रहे हैं। भारत मेरा बार बार कहता है कि कश्मीर का जो ऑक्युपाइड जो एरिया है आपके पास, वो भारत का है और उसको भारत को लेना चाहिए। लेकिन यदि मैं उसको अपने लोग भी मानूं, वर्तमान में मैं अपने लोग मानूं जो आप ऑक्युपाई करके बैठे हैं, लेकिन वहां यदि जमहूरियत होती, वहां यदि उनको रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलता है, तो मैं उसका भी स्वागत करूंगा। एक व्यक्तिगत तौर से एक जमहूरियत का सिपाही होने के वजह से या डेमोक्रेसी का एक फॉलोअर होने की वजह से मैं उसको भी वेलकम करता हूं, यदि वहां उनको पार्टिसिपेशन करने का मौका मिला। और 58% पाकिस्तान में इस सिचुएशन में एक बहुत बड़ी ताकत है। कोरोना के हालांकि बाद अब इलेक्शन, जब भी इलेक्शंस होते हैं, जब भी इलेक्शंस होते हैं, तब कहीं ना कहीं ये बार बार पाकिस्तान में एक कहा जाता है कि इलेक्शन रिग्स होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। लेकिन फिर ये आरोप प्रत्यारोप का दौर कभी हाँ थमने जी, वाला नहीं। दुनिया में जिस पाकिस्तान की हालत, अगर आप वहां बैठे हो, आप अच्छी तरह से जानते हो। मेरे देश के हालात मैं अच्छी तरह से जानता हूं क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जो आपने बात की अशोक साहब के
आपका भारत जो है वो ये चाहता है कि कश्मीर जो है ये भारत का है और ये भारत को ले लेना चाहिए। अभी आप बैठे हुए इस वक्त दिल्ली में बैठे हुए बात कर रहे हैं, मैं लाहौर में बात कर रहा हूँ। आप नहीं समझते कि ये आप और मैं डिसाइड ना करें, ये कश्मीरी डिसाइड करें कि आया उनको एक इंडिपेंडेंट कोई रियासत चाहिए, वो भारत के साथ रहना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी चाहते हैं उसका रेफरेंडम की बात की, तो हमें ये बातें पाकिस्तान से नजर आती हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप इस तरह की बात करती है। आपके ख्याल में क्यों इंडियन लीडरशिप इस तरफ नहीं आती कि वो भी कश्मीरियों को यह मौका दे कि वो डिसाइड करें कि वो आजाद कश्मीर चाहते हैं, वो इंडिया के साथ इल्हाक चाहते हैं या वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं? देखिए, रेफरेंडम के पहले यदि हम इतिहास में ही जाए, क्योंकि रेफरेंडम ये बात भी इतिहास का ही एक पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। यदि हम उसके भी पीछे हिस्ट्री को देखें, तो जब वहां कश्मीर एक अलग राज्य था, अलग देश था, दैट वाज अ कंट्री, सेपरेट कंट्री, रूल्ड बाय वन 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 फैमिली। जब पाकिस्तान की तरफ से हमले हुए, तो उन्होंने बाकायदा भारत में विलय करने का एक एग्रीमेंट साइन किया। उस एग्रीमेंट के तहत कश्मीर भारत का एक अविभाज्य अंग है। तो आप प्लेबिसाइड पे आते हैं, हम उस विलय पे आते हैं, क्योंकि जो राजा ने किया, हमारे यहाँ हर राज्य थे, हमारे यहाँ छोटे 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 इतने राज्य थे, 1000 1,500 राज्य थे, देश थे अलग अलग। लेकिन अंग्रेज जाने के बाद हमारे जो गृह मंत्री थे तात्कालीन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने सभी इन तमाम छोटे छोटे देशों को, छोटे छोटे राज्यों को एक पूरा भारत में कन्वर्ट कर दिया। और ये इतिहास है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कश्मीर आने में थोड़ा वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, लेकिन जैसे ही काबलियों ने वहां हमला कर दिया, तुरंत उन्होंने भारत के साथ आना मंजूर कर दिया और एक एग्रीमेंट के तहत वो भारत में उनका विलय हुआ है। जब कश्मीर का विलय भारत में हुआ है, तो हम उसको क्यों नहीं माने? सवाल ये भी है। अच्छा, सवाल ये सब है, आपने उसके बाद जो हमला हुआ, उस हमले में जो थोड़ा बहुत कश्मीर का पार्ट गया, जिसको आप आजाद कश्मीर कहते हैं, आप कहते हैं कि आपने आजाद कर दिया, हम कहते हैं कि वो पाक ने ऑक्यूपाई किया। अच्छा, ये फर्क है दोनों के टर्मिनोलॉजी का। आप अपने जगह सही हो सकते हैं, मैं हैदर साहब मेरे जगह सही। ठीक है। इसमें इसमें जो आपने हिस्टोरिकल पहलू जो डिस्कस किया, बिल्कुल जो डोगरा राज की आपने बात की, लेकिन कश्मीर के लोगों ने उस फैसले को रिजेक्ट किया। और यहाँ से जो आपने काबिल के लोगों की बात की, उस वो कश्मीरियों की मदद के लिए उस वक्त होते जब कश्मीरियों ने उनको मदद के लिए बुलाया कि वो भारत के साथ इल्हाक नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि वो जो है वो एक आज़ाद रियासत के तौर पे या पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते थे, क्योंकि एक नेचुरल एक ये चीज थी कि पाकिस्तान के अंदर चूंकि मुस्लिम अक्सरियती इलाका था, कश्मीर भी एक मुस्लिम अक्सरियती इलाका है। तो ये एक थोड़ा सा जो आपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो है वो बताया, उसकी एक अगली कड़ी। दूसरा, मुझे अशोक साहब बताइएगा, हम देखते हैं आपको तो हमने एक्सेस कर लिया, आप आ जाते हैं पाकिस्तान टेलीविजन पे, आप रिप्रेजेंट भी कर देते हैं, इंडियन नैरेटिव भी देते हैं हमें। अब इंडियन टेलीविजन के ऊपर हम देखें तो पाकिस्तान की लीडरशिप भी इंटरव्यूज देती है। हमने फवाद चौधरी साहब को इंडियन टेलीविजन को इंटरव्यूज देते सुना, जो पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर हैं। हमने इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद अहमद साहब को सुना वहां पे। फिर मल्टीपल हमारे लीडर्स, अभी रिसेंटली करण थापर साहब को इंटरव्यू दिया डॉक्टर मोहित यूसुफ ने, जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। लेकिन जब हम इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करते हैं तो दे आर नॉट रेडी टू टॉक विद अस ऑन इंडिया पाकिस्तान इशू। वो कोई भी हो, आया वो कोई जो है बीजेपी से हो, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से हो, वो किसी भी पार्टी से हो, वो तैयार नहीं है। तो क्यों वो इतनी करेज का मुजाहरा नहीं करते कि वो भी बैठे जिस तरह हमारे यहाँ से जाके बात करते हैं? तो आप वहां वहां पर बैठ के इस चीज को कैसे देखते हैं? क्यों वो रिलक्टेंट है पाकिस्तानी टेलीविजन पर अपना मौकफ देने से? हैदर साहब, हमारे यहाँ अलग अलग राजनीतिक दल हैं। अभी पहले, इसके पहले कांग्रेस की सत्ता रही लगातार, उसके बाद गठबंधन की सरकारें आई, कोलिशन गवर्नमेंट्स आई, जिसमें यूपीए और एनडीए, ये दो कोलिशन अलग अलग होने लगे। एनडीए का कोलिशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का लीड के अंडर होता है। अभी वर्तमान में जो 2014 से सरकार है, वो कहलाने के लिए एनडीए की सरकार है, लेकिन वो बीजेपी की सरकार है, क्योंकि बीजेपी की इतनी मेजोरिटी है, उनको किसी की जरूरत नहीं है। और मैं कम से कम इस बात पे मैं खुले दिल से एक्सेप्ट करता हूँ कि है हमारे पॉलिटिशियंस थोड़े फेस करने में क्यों कमजोर है पता नहीं। हमारे यहाँ तो इंडियन टेलीविजन पे भी मंत्री आने में कतराते हैं या आते नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आता क्यों। हमारे यहाँ ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक्स पर्सन आते हैं,
जब कॉन्क्लेव में मंत्री आते भी हैं तो वहां सवाल जवाब के बजाय वो अपना भाषण देके जाना पसंद करते हैं। ये इसके लिए मैं भी ढूंढ रहा हूं। मैं कई पॉलिटिशियंस को बोलता हूं कि जितना व्यक्तिगत तौर से बोलते हो उतना खुल के क्यों नहीं बोलते। आप बोलिए, जब आपकी कैबिनेट होती है तो कैबिनेट में एक मंत्री आता है, वो कैबिनेट का जो फैसला है वो सुना के जाता है कि कैबिनेट हैज डिसाइडेड ब्ला 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 10 चीजें। लेकिन जो इंटरेक्शन होना चाहिए, जो सवाल जवाब होना सर चाहिए, पाकिस्तान में वो होता है परंपरा, जब हमारी वो नहीं, ब्रीफिंग वो होती है परंपरा उसके बाद सवाल जवाब का सेशन होता है। सवाल तो वो कहीं ना कहीं परंपराएं खत्म होती जा रही है और ये प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, हमारे मंत्रियों को खुल के आना चाहिए, हमारे मंत्रियों को खुल के विचार रखने चाहिए, अपनी बात माननी चाहिए, मनवानी चाहिए या अपनी बात रखनी चाहिए। ये जरूरी नहीं हैदर साहब जो मैं कहूं वो आप एक्सेप्ट करें या जो आप कहो वो मैं एक्सेप्ट करूं, लेकिन बात रखने के लिए जगह आप दे रहे हो, आपको धन्यवाद। मैं यहाँ आपकी बात सुन रहा हूँ, वो मैं आपको उतनी जगह दे रहा हूँ, उसके लिए मैं भी सोचता हूँ कि एक स्वस्थ परंपरा होनी चाहिए कम्युनिकेशन की, और कम से कम पत्रकारिता में तो ये जगह होनी चाहिए। अशोक हमारे साहब आपके टेलीविजन, मैं इस बात को बिल्कुल कहूंगा, यदि कोई जो मंत्री है मेरे से बात करते हैं तो मैं कहूंगा कि क्यों नहीं आप पाकिस्तानी टेलीविजन पे जाके जब कोई आता है तो बात करने में क्या प्रॉब्लम। अभी अभी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर मोहित यूसुफ साहब ने करण थापर साहब को इंटरव्यू दिया, तो अब अगर मेरी ये ख्वाहिश है, मैं अजय जौहल साहब को इंटरव्यू करना चाहता हूँ, तो हाउ कैन आई इंटरव्यू हिम? आप कोई मदद कर सकते हैं इसमें मेरी? हैदर साहब, इस देश का हर पत्रकार, भारत का हर पत्रकार डोवाल साहब को इंटरव्यू करना चाहता है। हाँ, तो क्यों नहीं देते, क्यों डरते हैं वो, क्यों तो सावधानी? डोवाल साहब इंटरव्यू नहीं देते, डोवाल साहब इंटरेक्शन नहीं करते। डोवाल साहब को जितना भी सुना जाता है वो या तो किसी सेमिनार में वो भाषण में जाते हैं या किसी कॉन्क्लेव में जाके अपना भाषण दे के आते हैं। तो ये क्यों नहीं होता, ये तो सवाल हमारे यहाँ पे भी लोग लगे हुए हैं। एक बार तो आके बात करिए, आप अपनी ही बात करिए, आप कम से कम अपनी बात तो रखिए, सही या गलत तो बात रखिए। कोई कई मसले हैं भारत जो लगातार सर उठा रहे हैं, सरकार को सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उसके तरफ से जो क्लेरिफिकेशन आना चाहिए वो नहीं आता। वो असहजता जो आपके पास है, वो असहजता मेरे यहाँ पे भी, मैं इस बात को मानता हूं और ये होना चाहिए। ठीक है। अच्छा अशोक साहब, आप मल्टीपल इंडियन टेलीविजन पर रिप्रेजेंट करते हैं, जब खासतौर पे इंडिया पाकिस्तान टाकरा, बल्कि इंडिया में तो मैंने, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, ज्यादा पाकिस्तानी इश्यूज वहाँ पर डिस्कस हो रहे होते हैं। आई डोंट नो वहाँ पे इंडियन इश्यूज क्यों इतने ज्यादा डिस्कस नहीं होते, हालांकि मुझे भी पता है इंडिया के कितने मसाइल हैं, लेकिन मैं रोज देखता हूँ कि कोई ना कोई टेलीविजन जो है वो 8-8, 10-10 मेहमान लेके 1 घंटे का प्रोग्राम करता है, इसकी समझ ही किसी को नहीं आती कि हुआ क्या, उसका एंड कंक्लूजन कोई नहीं होता। आपने इंडियन टेलीविजन पे इंडियन एंकर्स को भी फेस किया है, जो मैं समझता हूँ कि बड़ी हिम्मत है कि आपने उनको फेस कर लिया, क्योंकि वो जिस तरह अगले को बात नहीं करने देते, जिस तरह बदतमीजी करते हैं वो, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। खासतौर पे आप तो चले चुके इंडिया में बैठे हुए, आप स्टूडियोज में चले जाते हैं वीडियो लिंक के ऊपर या टेलीफोन लिंक के ऊपर, तो बहुत मुश्किल हो जाता है अपनी बात कन्वे करना इंडियन टेलीविजन पे। तो आप पाकिस्तानी टेलीविजन पे भी जो है वो हम आपके अपीयरेंस देखते हैं, और अभी अब हमारे प्रोग्राम में भी है। हमने बड़े आराम से, आपका और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एक्सट्रीमली मुख्तलिफ है, 180 डिग्रीज पे हम दोनों मुख्तलिफ चल रहे हैं। मैं उसमें ये खासकर कुछ दिनों से उसमें अशोक साहब मेरा सवाल कैंडी ले लीजिए, क्या रीजन है कि इंडियन एंकर्स किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते हैं? वो अपनी, उन्होंने अकेले ही प्रोग्राम करना होता है और वो करके वो खत्म कर देते हैं। दूसरा, आप इंडियन और पाकिस्तानी एंकर्स में क्या फर्क है? देखिए, बेसिकली मैं एक बात जो मैं देखना चाहता हूँ, हमारे यहाँ एक बात मैं प्रैक्टिकल मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ ऑल ऑफ अ सडन बूम आया टेलीविजन चैनल्स का, और जब न्यूज चैनल ओपन हो गए तो अब 700-800 न्यूज चैनल इस देश में है। तो 800 न्यूज चैनल के लिए ह्यूमन रिसोर्स कहाँ से आएगा हैदर साहब? मैं व्यक्तिगत रूप से मैं कई चैनल का सीईओ भी रहा, उसमें मेरा ये मानना था कि मुझे वो एंकर वो चाहिए जिसने कम से कम फील्ड में 10 साल रिपोर्टिंग की हो, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की हो, जिसको फील्ड की पता है, तभी आप उस एंकर में। हमारे यहाँ मैं उस परंपरा से आया हूं कि मैं जब प्रिंट मीडिया में काम करता था तो स्टार्टिंग का अपॉइंटमेंट एज अ प्रूफ रीडर, फिर सब एडिटर, फिर आप रिपोर्टर होते हो, फिर आप जब अच्छे सबिंग तब कर सकते हो कि आपको पता है कि आप एक रिपोर्टर रह चुके हो, तो सब एडिटर को क्या चाहिए। तो ये एक परंपरा होती है, एक बिल्टअप होता है, ऐसा लाना चाहिए। हमारे यहाँ लोग जो मास्कॉम से डिग्री लेके आ गए, शक्ल सूरत है, कोट पहना दिया और आपने बिठा दिया वहां पे। अब एक सिस्टम हो गई है, जैसा मदारी बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलता है,
वैसा चिल्ला के बोलने से उनको लगता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक हो गया है। हालांकि मैंने जितने टेलीविजन चैनल पे मैं जाता हूँ, जहां पे भी मुझे बुलाया जाता है, एक तो मेरी सीनियरिटी मैंने मेंटेन कर रखी है, और मैं लाइव प्रोग्राम में एंकर को भी ठीक करने में कम नहीं रखता। मैं तो मेरे एंकर को बोल देता हूँ कई बार कि क्या, एक एंकर को तो मैंने चलते प्रोग्राम में बोला था, उन्होंने कहा कि अशोक जी आप इस पे बताइए, आपका क्या कहना है। मैंने बोला सारा कुछ आप बोल ही चुके हैं, ये भी बोल दीजिए, क्योंकि हम तो यहाँ बैठने के लिए आए हैं, सब आप तो बोल लेंगे। तो वो ये एयर हो गया। तो मुझे पूछा जो प्रोड्यूसर था भागते हुए, बोला सर आप नाराज हो गए। मैंने नाराज, एंकर का काम है यू पुट द क्वेश्चन। अब आपने मुझे ऐसा सवाल पूछा है कि देखिए अशोक जी, आपके यहाँ नेता बहुत डरपोक है, आपके यहाँ लोग बिल्कुल पाकिस्तानी टेलीविजन पे आते नहीं, आपके नेता ऐसे है, आपके नेता वैसे है, आपके नेता ऐसे है, और आप मुझे बताइए आपके नेता कैसे। मैं कहूंगा सारे मेरे नेताओं का तो आपने बोल ही दिया है तो अब मैं बोलूं क्या। तो एंकर को एक कोऑर्डिनेटर होना चाहिए, एंकर को अपना ओपिनियन देने का अधिकार नहीं है। एंकर कैन नॉट ओपाइन। यदि वो एंकर को अपना ओपिनियन ही देना है तो मुझे एक्सपर्ट करके बैठना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। एंकर इज अ कोऑर्डिनेटर, ही इज अ कोऑर्डिनेटर, ही पुट्स द इशू एंड देन यू हैव टू डिस्कस। ही पुट्स ऑन पीपल फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। फिर ये चिल्लाना, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बात करना, शब्दों का चयन गलत, और ये जो बोल रहे भारत पाकिस्तान, क्या होता है, एक पेट्रियटिज्म का तड़का लगा देते हो आप, और उस तड़के में मतलब कई बार तो ये हो जाता है कि मुझे लगता है कि ये जो एंकर बोल रहा है, ये वर्चुअली कल पाकिस्तान के बॉर्डर पे आधा घंटा रुक के आया है। मतलब आप ये सोचते हो कि पाकिस्तान का सैनिक कैसा भाग गया, और ये कैसा, मतलब मैंने हमेशा कहा है, अरे पाकिस्तान का भी सैनिक है, वो सैनिक है, वो भी एक मिलिट्री का ट्रेनिंग लेके आया है, वो भागने के लिए नहीं आया है। पाकिस्तान की तरफ से भी लोग शहीद होते हैं, और जो शहीद होते हैं उसकी शहादत के मायने हैं कि उसने अपने देश के लिए लड़ते लड़ते जान रखी। तो उस शहादत का भी आप कहीं ना कहीं आपको इज्जत देनी होगी। वो तो अपनी एक ड्यूटी पूरी कर रहा है, अपने देश के लिए लड़ रहा है, सही या गलत ये तो राजनीति और देश और समाज तय करेगा, लेकिन शहादत तो उसने भी दी है। तो आप किसी को इतना अंडरमाइन करके, आप चैनल पे बैठ के, यदि मैं बोलूं पाकिस्तान की सैनिक, पाकिस्तान का जो आर्मी है वो एक हमारे हुंकार से भाग गया, ये लच्छेदार शब्द फिल्मों के डायलॉग हो सकते, ये जर्नलिज्म नहीं। ये लोगों को फिर 10 लोगों को इकट्ठा करो, एक पाकिस्तान का उधर से गाली देता है, आपके यहाँ पे भी 2-3 लोग हैं जो बिल्कुल ही लो लेवल पे उतर के बात करते हैं, वो कोई इसकी बात नहीं करते, पर हमारे यहाँ पे भी 2-3 लोग हैं बिल्कुल वो इसके लिए बैठते थे कि सुबह शाम तक गाली कहां देना। और जब बात करते हैं और आप उनका रिकॉर्डिंग करके सुनिए, तो दोनों तरफ से फैक्ट होते ही नहीं, कुछ तो भी बोलना ही करके बोल। यदि आपने मुझे कहा कि अरे आप क्या समझते हो ऐसा हुआ, मैं बोलता हूँ अरे हमने 40 लोग मारे उस दिन कैसा लगा आपको? अरे कौन से 40 लोग, कब मारे, कैसे हुए? तो ये पत्रकारिता का स्तर नीचे आ गया है, क्योंकि बहुत सारे चैनल हो गए, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, और एक लोगों को ये लगता है कि ये झगड़े सुनने के लिए लोग बैठते हैं। लेकिन जब से ये पोर्टल्स आए हैं, मेरा आज दिन में कम से कम 5 से 6 घंटे पोर्टल्स के लिए जाता है। पोर्टल्स पे बहुत आराम से बात, आप बात करिए, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, आप पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। चार बातें रखी, फिर सेकंड राउंड में दूसरा सवाल आया, थर्ड राउंड तक 1 घंटा खत्म, सब बाहर, और उसकी व्यूअरशिप लाखों में, और उसकी व्यूअरशिप परमानेंट है। मैंने 3 महीने पहले क्या कहा, आज भी मैं कभी वीडियो देखता हूं तो पता पड़ा कि उसमें 8 लाख लोग देख रहे हैं, 12 लाख लोग हो गए उसमें। तो इसीलिए मैं इंडियन टेलीविजन को ये जर्नलिज्म, भारतीय जर्नलिज्म का चेहरा नहीं मानता। मैं आपके शो पे एक्सेप्ट करता हूं, एक सीनियर जर्नलिस्ट होने के नाते मैं बहुत ही जिम्मेदारी से ये बयान दे कि भारतीय टेलीविजन को भारत की पत्रकारिता ना माने। हमारे यहाँ बहुत सारे पोर्टल्स है, हमारे यहाँ बहुत सारे पत्रकार है। मैं आपके यहाँ आरजू के शो में मैं आता हूँ, वहां तू मैं नहीं होती, चिमाजी के शो पे मैं आता हूँ, वहां तू मैं नहीं होती। आपके शो में हम दोनों बात कर रहे हैं, और दोनों ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम बचपन के दोस्त हो। इसमें तू मैं करने से, पॉइंट ऑफ व्यू जोर से बोलने से, गाली गलौज करने से मैं सही नहीं हूंगा, और मुझे गाली देने से आप सही नहीं होंगे।
आखिर में दो तीन एलिमेंट्स आप पॉइंट आउट करते हैं जो इंडियन मीडिया पे, जो आप समझते हैं कि यार इनका सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं है, इनको मीडिया पे होना ही नहीं चाहिए, और ये वो लोग हैं जिनका मकसद ही सिर्फ ये है कि टेलीविजन पर बैठ के इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई करवाओ। एक एक मैं अर्णव गोस्वामी का जो चैनल है रिपब्लिक रिपब्लिक भारत में, अर्णव गोस्वामी को पत्रकार ही नहीं मानता। मैं उन तमाम लोगों को जर्नलिस्ट नहीं मानता हूं जो अपना रोल, या तो आप सरकार के लिए बात करते हैं, या मेरा ये मानना है हैदर साहब, आप पत्रकार हैं, आपका काम सरकार को सवाल पूछना। सरकार को सवाल नहीं पूछेंगे तो किसको पूछेंगे, आप मुझे बताइए। आपके पाकिस्तान में जो परेशानी है उसके बारे में आप पाकिस्तान सरकार को नहीं पूछेंगे कि भारत सरकार को पूछिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और यदि आप सरकार को पूछना गलत समझते हैं और सरकार जो बोलेगी वही सही समझते हैं, वो पत्रकारिता नहीं है, वो पत्रकारिता नहीं है। यू आर अ स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक। और सरकार का स्पोक्स पर्सन होना ये पत्रकार नहीं है। और इसमें अर्णव गोस्वामी खासकर छोटी छोटी, एक कोई किसी की हत्या हो गई, किसी साधु की हत्या हो गई, वो इतनी बड़ी बात हो जाती है कि मानो तमाम हिंदू धर्म जो हजारों साल से जो धर्म जिंदा हो, वो एक साधु की हत्या से खत्म नहीं होगा। गौरव आर्या साहब को कैसे देखते हैं, उनकी सहाफत को कैसे देखते हैं? वो भी सब क्या बताऊं मैं आपको। एक तो नाम मैंने इसीलिए लिया कि वो सरगना है सबके। ठीक हो गया। और मैं बोलता हूँ वो एक लाइन, एक उन्होंने अपनी एक दुकान खोल रखी है कि उनके टाइप्स जैसे लोग, और फिर कुछ लोग उनके साथ साथ होते हैं। बिल्कुल ठीक। अशोक साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, जरूरी नहीं है कि मैं अशोक साहब की हर बात से इत्तेफाक करता हूँ, और जरूरी नहीं है कि अशोक साहब मेरी हर बात से इत्तेफाक करें, लेकिन बात यह है कि दूसरे को सुना नहीं जाएगा तो किसी भी मसले के हल की जानब नहीं बढ़ा जाएगा। आज मल्टीपल टाइम्स ऐसी कुछ बातें हुई होंगी जिनसे हम दोनों एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं करते होंगे, लेकिन बजाय इसके कि मैं फौरी तौर पे उसको काउंटर करूं, उनको बात मुकम्मल ना करने दूं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनो ही ना, तो अगर मैंने उनको सुनना ही नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे उनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी कि वो टाइम निकालें। फिर मैं अकेला बैठता और यहाँ पे एक अपना एनालिसिस दे देता, लेकिन मकसद ये था कि अशोक साहब को सुनना चाहिए, क्योंकि मैंने प्रोग्राम के आगाज में भी कहा कि मैं जो चंद लोग जो फिंगर टिप्स पे जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जो सेंसिबल डिस्कशन करते हैं इंडियन टेलीविजन पे, उनमें से एक हैं अशोक साहब। तो इसीलिए आज उनको दावत भी दी थी, उनसे गुफ्तगू की और उनसे इंडियन नैरेटिव लेने की कोशिश की, जो उन्होंने अप्रिशिएट किया पाकिस्तान के जो कश्मीर, हमारा आज़ाद कश्मीर है, उसके इलेक्शंस के अंदर जो एक अच्छा, डिस्पाइट ऑफ कोविड, 58% का जो एक अच्छा टर्न आउट था, उसको, डेमोक्रेसी को उन्होंने अप्रिशिएट किया, जो एक अच्छी चीज़ है। अशोक साहब, आखिर में एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने धन्यवाद। बापू, आपसे बात करके लगा कि एक अच्छा दोस्त है पाकिस्तान में, और एक समय आएगा हम आएंगे पाकिस्तान, एक समय आएगा आप भारत आएंगे और हम एक दूसरे के साथ खाना खाएंगे। मैं बिल्कुल आपको आज दावत भी देता हूँ कि आप पाकिस्तान तशरीफ लाएं, और हमें बहुत खुशी होगी आपको होस्ट करके। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतने, अगले प्रोग्राम तक के लिए हैदर याद खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।